हम लोग कल बोगज कोई अभिलेख देख चुके हैं। बोगज कोई अभिलेख ये विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख। इसमें मैंने कल बता दिया था 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। वो 4 देवता ऋग्वैदिक देवता थे, जिसमें एक का नाम इंद्र, दूसरे का नाम मित्र, तीसरे का नाम वरुण और चौथे का नाम नासत्य। नासत्य अश्विनी कुमार को कहते हैं। ये 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख, और इस बोगज कोई अभिलेख से हमें ऋग्वेद के तिथियों का पता चलता है। ऋग्वेद के तिथियों का मतलब लगभग 1400 ईसा पूर्व की ये घटना है। 1400 ईसा पूर्व की यह अभिलेख विश्व का अर्थात भारत का भी कह सकते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। एक कल के टॉपिक में हमने दे दिया था। आज हम इस गुफा के अलावा देखेंगे जो भारत में सबसे पुराना अभिलेख है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है, ये हाथी गुम्फा का अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर मैं भारत में बात करूं, भारत में आप देख रहे होंगे ये उड़ीसा, उड़ीसा प्रांत भारत का है। उड़ीसा प्रांत का बहुत पहले नाम जब सम्राट अशोक हुआ करते थे, इस उड़ीसा का नाम कलिंग का नाम रखा जाता था। कलिंग, जिस पर सम्राट अशोक ने युद्ध भी किया था, और सम्राट अशोक के पहले की ये घटना है। तो जो अभिलेख मिला है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में एक राजा हुआ करते थे, जैन राजा थे, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। इनका नाम था खारबेल। खारबेल। तो खारबेल राजा थे। क्या थे ये राजा? इन्हीं राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इसकी विशेषता क्या है? ये है तिथि रहित है। कैसा है? तिथि रहित। तिथि रहित का मतलब होता है इसमें अभिलेख में तिथि का उल्लेख नहीं है। तिथि का उल्लेख नहीं है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। जैन धर्म के राजा खारबेल के बारे में हमें जानकारी मिलता है। आगे हम चलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते, देखिए आपको मैप से समझना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे अभिलेख की, जिसमें हम लोग देखेंगे, अगर मध्य भारत में देखते हैं खारबेल के अलावा अगर मध्य भारत में देखेंगे तो मालवा का नाम सुना होगा। मालवा प्रांत तो मालवा प्रांत जो है, इसमें मालवा प्रांत में एक राजा हुआ करते थे। इनका नाम था येसो बर्मन। येसो बर्मन। तो मालवा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस अभिलेख का अगर नाम देखेंगे तो मालवा में मंदसौर है, जगह है मंदसौर। तो मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख पूछा गया कई बार। इससे किसके बारे में जानकारी मिलता है? येसो बर्मन के बारे में। ये येसो बर्मन कहाँ का राजा हुआ करते थे? ये मालवा। मालवा का मतलब मध्य प्रदेश। मालवा का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ के राजा येसो बर्मन थे। इनके बारे में हमें इस मंदसौर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा देखेंगे जो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त में हम लोग देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इसको लिखा किसने है? इसको हटा देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है? ये हरिसेन ने लिखा है। ये लिखा किसके द्वारा गया है? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन है? ये कवि हैं। क्या है? ये कवि हैं। किसके समय के कवि हैं? हरिसेन किसके समय के कवि हैं? ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के समय के दरबारी कवि हैं।
समुद्रगुप्त के समय के दरबारी कवि हैं हरिसेन, इन्होंने पर्याग प्रशस्ति लिखा है। इसका मतलब पर्याग प्रशस्ति ये अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है? अभिलेख के बारे में हमें जो जानकारी मिलता है, गुप्त सम्राट के गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। गुप्त वंश में कौन? समुद्रगुप्त के बारे में। और इसको लिखा किसने? पर हरिसेन ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है अगर ये पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में लिखा था। और ये कैसा है लेख जो लिखा गया? प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर राजा की प्रशंसा कर देना, प्रशस्ति का मतलब होता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है इसमें किसकी प्रशंसा किया गया? ज्यादा की कम? ज्यादा प्रशंसा किया गया। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। ठीक, आगे अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन खारबेल ने, दूसरा हम लोग अभिलेख देखेंगे एहोल अभिलेख। एहोल जो अभिलेख है, ये अभिलेख कहाँ पर लिखा गया, कहाँ से मिला है? अब सबसे पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एहोल एक जगह का नाम है। जिस जगह से अभिलेख मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस जगह से अभिलेख मिले हैं उसी जगह पर नाम दे दिया गया है। ये अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में एक कर्नाटक है, कर्नाटक में एक जगह है एहोल। इस कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक, कर्नाटका। तो कर्नाटक में एक जगह एहोल, यहाँ से अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख के कारण एहोल नाम दिया गया है। इसमें हमें जो जानकारी मिलता है, तो यहाँ का देखिए, यहाँ पे कौन राजा हुआ करते थे? यशो बर्मन था, नहीं यशो बर्मन नहीं, क्या नाम? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अब ध्यान दीजिए, जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसका युद्ध किसके साथ हुआ रहा होगा? इतिहास आप पढ़े हैं और रिपीटेशन करने की आवश्यकता है। पुलकेशिन जो द्वितीय है, इसका युद्ध है उत्तर भारत में, जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के समय में इसका युद्ध हर्षवर्धन के साथ हुआ था। इधर से हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के साथ इसका युद्ध। इसका मतलब क्या? एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के युद्धों का उल्लेख का वर्णन है। क्लियर हो गया? अब एहोल अभिलेख जो है मुख्य रूप से किसके बारे में देता है? मुख्य रूप से इसके बारे में। और ये किस वंश का राजा है? ये चालुक्य वंश का राजा है। किस वंश का राजा है? चालुक्य। ये चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय। इसका मतलब या तो एहोल अभिलेख से किसके बारे में पूछा जा सकता है? चालुक्य वंश। या तो पूछा जा सकता है किनके दो के बीच युद्ध का उल्लेख है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ तक क्लियर हो रहा? इसके बारे में ये हमें जानकारी मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगले में हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले अभिलेख पे हम देखते हैं क्या है। अगला अभिलेख हमारे पास अगर बात करेंगे, मंदसौर अभिलेख। क्या है? मंदसौर अभिलेख। तो हमने बता दिया पर से। अब अगला देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। देखिए हमारे पास दो अभिलेख नाम से आते हैं जूनागढ़ में। जूनागढ़ में दो नाम आते हैं, एक जूनागढ़ जो है भीतरी वाला है और एक गिरनार वाला। तो गिरनार आप लोग जानते होंगे, गिरनार, गिरनार, ये गिरनार जूनागढ़ वाला ब्रैकेट में लिखा रहेगा, या नहीं भी लिखा तो भी दिमाग दौड़ाना किसके बारे में पूछा जा रहा है। जूनागढ़ अभिलेख जो है ना, ये गिरनार वाले की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं गिरनार का मतलब कहाँ है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है। गुजरात में ही गिरी पर्वत है, गिरनार वाला जगह है, यहीं से हमें मिला है गिरनार का जूनागढ़। तो यहाँ पे जो शक छत्रव राजा है, यमन राजा जो है, शक छत्रव राजा यमन राजा है, ये रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलता है। इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? रुद्रदामन। चूंकि रुद्रदामन यहाँ पे राज्य करता था
राजा था रुद्रदामन। और ये राजा जो था ये शक क्षत्रप था। शक माने शकों का राजा था, शक क्षत्रप। चूंकि शकों के राजा को जो है क्षत्रप के नाम से कहा जाता था, राजा को क्षत्रप कहा जाता था, इसलिए शक क्षत्रप है ना। रुद्रदामन के बारे में जूनागढ़ गिरनार वाला जो है ये जानकारी देता है। इस अभिलेख में 6 करों का उल्लेख भी मिलता है। इसी अभिलेख में 6 करों का उल्लेख मिलता है। ये 6 कर कौन कौन है? एक है भाग है, दूसरा है बलि है, शुल्क है, शुल्क के अलावा बिष्टि है, प्रथम है। ऐसे 6 करों का उल्लेख मिलता है। अगर ये पूछा जाए इस अभिलेख में कितने करों का उल्लेख मिलता है, तो 6 करों का, यानी कि 6 टैक्सेस का उल्लेख मिलता है। अब ये थोड़ा कम पूछा जाएगा कौन कौन से कर, लेकिन ये पूछा जा सकता है इस किस अभिलेख में 6 करों का उल्लेख मिलता है। तो रुद्रदामन वाला, गिरनार वाला। यहीं पे हम दूसरा समझेंगे जो जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में हम एक भीतरी वाला समझेंगे। तो जब भीतरी का नंबर आएगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। जूनागढ़ जो अभिलेख भीतरी का है, भीतरी वाला, भीतरी का जूनागढ़ अभिलेख जो मिलता है, ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो भीतरी की अगर बात करेंगे, एक गुप्त वंश का जो राजा था अस्कंद गुप्त। ये जूनागढ़ अभिलेख में देख रहे होंगे, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गुप्त वंश के राजा अस्कंद गुप्त के बारे में ये जानकारी देता है। तो यदि आ जाए जूनागढ़ का अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है, तो भीतरी एक जगह है, और उसे देखेंगे आप गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में उसे अफीम, यूपी स्पेशल जब हम लोग देखते हैं, गाजी में अफीम की खेती भी उगाई जाती है, ध्यान देना है ना। तो गुप्त वंश के राजा अस्कंद गुप्त के बारे में भीतरी का जूनागढ़ अभिलेख हमें जानकारी देता है। जबकि गिरनार का जो जूनागढ़ है वो उनका क्या नाम है, रुद्रदामन जो है, जो शकों का राजा, शक क्षत्रप, उसके बारे में जानकारी देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक आपको और इम्पोर्टेंट मिलेगा अभिलेख, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारे पास जो अभिलेख दिखाई देता है, एरण अभिलेख, तो ये सभी लोग जानते होंगे। एरण अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एरण जगह है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस एरण अभिलेख जो में अगर बात करेंगे, यहाँ से वराह प्रतिमा प्राप्त हुआ है। वराह भगवान विष्णु के 10 अवतार लिए हैं, तो 10 अवतारों में जो वराह अवतार है, तो यहाँ से इस अभिलेख में वराह के अवतारों का, वराह प्रतिमा का उल्लेख मिलता है। वराह प्रतिमा प्राप्त होता है यहाँ से। और इसी एरण अभिलेख में सबसे पहले 510 ईस्वी में भानुगुप्त, गुप्त वंश का शासक जो हुआ करता था, भानुगुप्त के समय का है एरण अभिलेख। सबसे पहले भारत में सती प्रथा का उल्लेख इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। ये तो मुझे लगता है सभी जानते होंगे, तैयारी करने वाले सभी जानते होंगे कि एरण अभिलेख से, अर्थात गुप्त वंश के समय का है ये घटना। भानुगुप्त उस समय का राजा हुआ करते थे, उन्हीं के समय का अभिलेख है कि इस भारत में सबसे पहले यही बताता अभिलेख कि सती प्रथा था। इसके पहले का अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं सती प्रथा का। इसका मतलब यहीं से लगभग आया होगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे खजुराहो अभिलेख। अगर देखेंगे खजुराहो विश्व प्रसिद्ध मंदिर सभी लोग जानते होंगे। खजुराहो अभिलेख या खजुराहो लेख भी लिखा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए खजुराहो में चंदेलों का राजा, चंदेलो लोग अपना राज करते थे, राजवंश हुआ करता था चंदेलों का, जिसकी राजधानी शुरुआत में महोबा थी, बाद में इन लोगों ने खजुराहो अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर कर दिया। तो खजुराहो लेख से हमें चंदेल वंश के राजा, देखिए जो चंदेलों ने चंदेल वंश के बारे में जो बताया कि चंदेल ये राजपूत लोग हैं,
इनमें चंदेल वंश का जो राजा मेन था वो धंग था। यही धंग ने ज़्यादातर जो है मंदिर बनवाया था। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। खजुराहो लेख मध्य प्रदेश चंदेल वंश के राजा धंग के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा अगर पाल वंश की बात करें, खलीमपुर है, खलीमपुर के अलावा भागलपुर है, नालंदा लेख है। यहीं पर मैं देख ले देता हूँ नालंदा। नालंदा सभी लोग जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है, जिसको गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था, सभी लोग जानते होंगे। और इसको जो है बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ में ये भी आया था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद जला के राख कर दिया था। तो नालंदा सभी लोग जान रहे होंगे बिहार में है। नालंदा से एक हमें लेख मिला है। नालंदा के अलावा खलीमपुर, खलीमपुर खलीमपुर से एक लेख मिला है। खलीमपुर के अलावा अगर बात करेंगे भागलपुर, भागलपुर से भी एक लेख मिला है। भागलपुर कुल मिलाकर के भागलपुर या लखीमपुर या खलीमपुर या जो है नालंदा जो लेख प्राप्त हुए हैं, ये बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। अगर इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया की बात, तो इंडिया में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर इस तरीके का, तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पाल वंश के राजा राज करते थे। पाल वंश के साथ साथ सेन वंश भी आएगा। कौन आएगा? सेन वंश। तो अभी इन लेखों से, नालंदा लेख से, खलीमपुर लेख से, भागलपुर लेख से पाल वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पाल वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है पहले नंबर पे। दूसरी चीज, अगर हम सेन वंश की बात करते हैं तो गरुड़ स्तंभ लेख के अलावा एक देवपाड़ा लेख आता है। देवपाड़ा लेख, यहीं पर सेन वंश भी है, बाद में सेन वंश भी आता है। तो सेन वंश की अगर बेंट है, नासिक अभिलेख की अगर बात करते हैं, नासिक अभिलेख, देखिए नाम से भी पता है नासिक कहाँ पर है, सभी लोग जानते होंगे। अगर बात करें मैं, तो ये देखिए ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नासिक लगता है। नासिक में ऐसे एक हमें जीके का पॉइंट बता देता हूँ, विश्व में सबसे बड़ी प्याज मंडी, विश्व में सबसे बड़ी प्याज मंडी, विश्व में नहीं, एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी इसी नासिक में है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी इसी नासिक में लगता है। तो ये नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यही नासिक में एक जीके का और फैक्ट बता देता हूँ, नासिक के गोदावरी, नासिक के पास में जो त्रंबक पहाड़ी है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो नासिक सभी लोगों के दिमाग में आ गया होगा, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से एक हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस नासिक अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है, वो राजा कौन से हैं, हमें आप लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए सातवाहनों का राज्य था। किनका राज्य था? सातवाहन लोग राज करते थे। सातवाहन वंश के राजा, सातवाहन वंश के राजा जो है राज्य करते थे। सातवाहनों में एक विशेषता और थी, राजा तो पुरुष हुआ करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग जो है वहाँ पे मातृसत्तात्मक था, ऐसा लगता है, क्योंकि राजा के नाम के पहले माता का नाम जोड़ा जाता था। तो गौतमी बलश्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गौतमी बलश्री के बारे में यह अभिलेख हमें जानकारी देता है। गौतमी बलश्री के बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त देता है। देखिए बलश्री राजा का नाम, गौतमी उनकी माता का नाम। तो गौतमी बलश्री, सातवाहन वंश की क्या विशेषता थी? राजा तो पुरुष होगा, लेकिन राजा के नाम के पहले उनकी माता का नाम लिखा जाता था। तो ये नासिक अभिलेख यदि पूछा जाए किस वंश के बारे में जानकारी देता है, किस राजा के बारे में जानकारी देता है, और ये कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और हम देखेंगे ग्वालियर अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में है, सभी लोग जानते होंगे। ग्वालियर इस समय एक जिला है। इस ग्वालियर में एक आपको इतिहास का और फैक्ट बता देता हूँ, वास्तुकला से संबंधित है। अगर पूछा जाए सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो ग्वालियर में है।
और तेली का मंदिर कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। दो मंदिर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, तेली का मंदिर और सास बहू का मंदिर ग्वालियर में। लेकिन उस समय ग्वालियर एक राज्य हुआ करता था और उस ग्वालियर राज्य में मेन जगह जो ग्वालियर था, एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। इस ग्वालियर अभिलेख से हमें किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिहार वंश के राजा जो राजपूत हुआ करते थे, गुर्जर प्रतिहार, इसको हटा दिया जाता है, गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार वंश के राजा जो है राज करते थे। और यहाँ का जो राजा थे, राजा भोज, नाम सभी लोग सुने होंगे। राजा भोज बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। कहाँ राजा भोज कहाँ, समझ में आ गया होगा, तो वो हमें नहीं बताना है। तो वही राजा है राजा भोज। ये किस वंश के राजा थे, प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश बोलिए या गुर्जर प्रतिहार, दोनों नाम एक ही है। ये राजपूत हुआ करते थे। ग्वालियर स्टेट में, ग्वालियर जो राज्य हुआ करता था वहाँ पे शासन करते थे। तो ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार के राजा भोज के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक हमारे पास और आएगा गरुड़ अभिलेख। गरुड़ अभिलेख क्या है, ये हमें मध्य प्रदेश से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश से। हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस यवन राजदूत जो है, ये यवन राजदूत है, यहाँ पर आते हैं। तो उसके बारे में आप एक लाइन में देख सकते हैं, गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ से जो है, स्तंभ से जो है हमें हेलियोडोरस के बारे में, ये अभिलेख है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आगे हम शेष से अब देखेंगे मुद्रा हमारे पास क्या है, मुद्राओं पर चर्चा करेंगे। इतना आप एक नोट्स बना लीजिए, वहाँ लिख लीजिएगा। अब हम मुद्रा पर चर्चा करेंगे। ओके।